टॉपिक का यहाँ नाम दिया, एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो थीटा आप लिखते हैं, यदि मैं इसे थीटा कह दूं तो ये है क्या, इसे समझो। कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप पुल कर रहे हो, तो ग्राउंड पे यहाँ फ्रिक्शन इधर आता होगा और इधर नॉर्मल आता होगा, और नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों कंपोनेंट हैं किसके, कांटेक्ट फोर्स के। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, इस रिजल्टेंट को आप क्या कहते हैं, एफ कांटेक्ट या कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल से एंगल बनाता है, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जनरली हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट को ऐसे देखते हैं, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, F/n। तो ये थीटा जनरली fs मैक्स से डिफाइन कर देते हैं, fx max by n। fs max हो गया μsn by n, और यहाँ n और n कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये मैक्सिमम एंगल है जब fs मैक्सिमम है। यदि कभी कहा जाए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो है, इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स केवल नॉर्मल रहा होगा, फ्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा दो संभावनाएं हैं जिनमें दिखेगा, या तो ग्राउंड फ्रिक्शन लेस हो तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, कांटेक्ट फोर्स केवल नॉर्मल होगा, तो थीटा जीरो होगा। या दूसरी संभावना है, ब्लॉक लिख रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और उसे कोई खींचने वाला नहीं, तो वो रिलैक्स है, फ्रिक्शन नहीं क्या काम कर रहा है, तब भी कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल है ये कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट दिख गया, विजुअलाइज किया सबने, नॉर्मल होगा और फ्रिक्शन होगा, कांटेक्ट के कारण यही दो आते हैं। उनका जो रिजल्टेंट है वो कहलाता है कांटेक्ट फोर्स, और वो जो एंगल बनाता है कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ, वो रिजल्टेंट जो नॉर्मल से एंगल बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। और मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या हो सकता है, म्यूएस। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, म्यूएस। इसमें हाँ वही तब जब मैक्सिमम फ्रिक्शन वहां एक्ट कर रहा हो। चेंज करूं पेज, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का यदि कोई यहाँ वैल्यू पूछे तो हम क्या कह सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स कभी भी यदि हम सोचेंगे तो एफ सी कह के इसको ऐसे लिख देते हैं, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यदि मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं तो एफ मैक्सिमम ले लोगे, अदरवाइज जो भी रहा फ्रिक्शन वो ले लो, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये है कांटेक्ट फोर्स। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो आपको स्टैटिक सोचना ही नहीं है, तब रिलेटिव मोशन जब हो कांटेक्ट पॉइंट पर, टेबल के ऊपर मैंने एचसी वर्मा किताब रख दी और टेबल को खींच के ले जा रहा हूं, और एचसी वर्मा किताब बड़े आराम से बैठा है उसके ऊपर, तो बताओ टेबल और ग्राउंड के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। लेकिन टेबल पे रखे जो एचसी वर्मा का किताब और टेबल का ऊपरी सरफेस है, वहां रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, वहां कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक। तो आप जब रिलेटिव मोशन होता देखेंगे तो काइनेटिक, और यदि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है सरफेस के बीच तो स्टैटिक। आप जब जमीन पे दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं तो क्या पैर को घसीट कर चल रहे होते हैं, नहीं, एक पैर जमीन को कांटेक्ट से अलग कर होने के बाद दूसरी जगह आप रखते हो, घसीटते तो नहीं हो, तो रिलेटिव मोशन वहां नहीं हो रहा है, घसीटा नहीं जा रहा है पैर। हाँ पैर में चोट लगा हो अलग बात है कि मैं घसीट के पैर चल रहा हूँ 10 दिन, तब काइनेटिक फ्रिक्शन। अदरवाइज पैर पे जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक। सर इतनी दूर आप गए, अरे भाई गया तो घसीट के थोड़े ना गया, हाँ आप कुश्ती लड़ने गए, पटक के आपको जमीन पे कोई घसीट रहा है, तब
काइनेटिक फ्रिक्शन फील करोगे। जहां घसीटा गया वहां गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट जनरेट करता है। अब यदि आप घर जाते हैं वॉक करके, तो ऐसा थोड़ा ना कि बाल्टी में पानी डाल के पैर पे बैठ गया कि पैर गर्म हो गया भाई ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हीट नहीं जनरेट करता, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। आप दोनों हाथ को रब करो, देखो गर्म हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है वहां। लेकिन आप चल के वॉक किए, 10 मिनट चले और कहोगे कि पैर गर्म हो गया सर, अब इस पे तो रोटी भी सेक सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वहां नहीं है, उसके लिए घसीटा जाना जरूरी है। पहले सुमो पहलवान को कहो कि तुम्हें खूब घसीटे, तब देखना कितना गर्म हो गया, क्योंकि वो काइनेटिक फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। अब यहाँ चेक करो एक और नया टर्म, फिर और पिछले पेज पे चले क्या, या हो गया? सर एक डाउट था। हाँ बोल लो। तो जब सपोज कोई चलता है तो सर उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे होता है? रिलेट, क्या तुम पैर घसीट के चलते हो या कांटेक्ट में रहता है पैर केवल? सर कांटेक्ट में रहता है। तो तुम काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या डिफिनीशन लिखते हो कि जब सरफेस पे रगर हो, स्किड करे, सरफेस जिन दो पॉइंट्स कांटेक्ट में जिन्हें आप देख रहे हो वो रिलेटिव मोशन में आए, तो क्या वो पैर के दो पॉइंट और जमीन के पॉइंट रिलेटिव मोशन में दिख रहे हैं कांटेक्ट में रहते हुए? तो स्टैटिक है, इसमें तो रोने वाली कौन सी बात है? उसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो डर क्यों गए हो? दुखी मत हो, सेट करो दिमाग में, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा इसलिए स्टैटिक। वो तुमसे पूछ के थोड़े ना होगा स्टैटिक काइनेटिक, वो तो तुम्हें सोचना है कि स्टैटिक है या काइनेटिक। वो तो जो हो चुका सो हो चुका। जब तक रिलेटिव मोशन कांटेक्ट में आए मॉलिक्यूलों का ना दिखे, सर मेरे नाक और जमीन के बीच में तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। अरे फ्रिक्शन पैर पे है, पैर के वो पॉइंट और जमीन के वो पॉइंट, उनके भी रिलेटिव मोशन को सोचो। जब वो कांटेक्ट में है तब तो नहीं हो रहा। आप एक पैर को ऊपर उठाते हो और वो हवा में चलती है, तो वहां तो हवा में ना मूवमेंट हुआ, ग्राउंड के कांटेक्ट में तो हुआ ही नहीं। जो पैर कांटेक्ट में था वो तो कांटेक्ट में कंटिन्यूअस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक है एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक मान लो कार्डबोर्ड ले लो और उस पे एक ब्लॉक रख दो। अब कार्डबोर्ड को क्या करो, थोड़ा सा तिरछा करो और थोड़ा तिरछा करो। कभी ना कभी ऐसा होगा ना कि जब ब्लॉक स्लाइडिंग स्टार्ट करे, ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, ये थीटा जो है वो स्लोली इंक्रीज कर रहे थे हॉरिजॉन्टल से। तो जिस मोमेंट पे ये स्टार्ट करता है स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट, उस मोमेंट का जो वो एंगल है हॉरिजॉन्टल से बनने वाला इंक्लाइन प्लेन का, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। और इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए नीचे कौन लाना चाहता है? mg sin थीटा। और रोकना कौन चाहता है? फ्रिक्शन। और वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया होगा तभी ये चलना शुरू करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया होगा तो आप जानते हैं कि वो लिखते किसके बराबर हैं आप? म्यू एन के बराबर। और यहाँ एन कौन है देखो तो, mg cos थीटा के बराबर। और जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, तो जस्ट स्टार्ट पे एक्सेलरेशन 0 का होगे और mg sin थीटा को म्यू एस mg cos थीटा के बराबर कर दो। तो यहां से फिर तुम्हें एक ऐसा रिजल्ट मिला कि देख के तुम खुश हो गए, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। अरे सर ये तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ इसका नाम एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, इस जगह इसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। दोनों जगह
दोनों जगह एफ एस मैक्स लिया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वो वैल्यू मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वहां जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने देखा है टेन थीटा, वो कौन सा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है? मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर वाला हमने एफ एस मैक्स जब ले लिया तब। और वो डिफिनीशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। यदि मैं ये कह देता हूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0 डिग्री, इसका मतलब या तो फ्रिक्शन, वो जो कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल के पैरेलल है। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, अभी फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा, मतलब ब्लॉक रखा हुआ है और उसे कोई खींच नहीं रहा, फ्रिक्शन 0 है। उस समय एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 दिख रहा है, लेकिन कितना मैक्सिमम हो सकता है? आप खींचना शुरू करो, जब वो चलना शुरू करेगा उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, उस समय जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। वो जो बना रहा होगा वर्टिकल से एंगल, उसे हमने कहा म्यू एस, टेन थीटा म्यू एस के बराबर। ये इंडिकेट क्या करता है कि यदि इंक्लाइन प्लेन थीटा ऐसे थीटा जिस थीटा के लिए टेन थीटा म्यू एस के बराबर नहीं हुआ, इस थीटा से यदि कम हो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। ये इंडिकेट करता है। तो जिसको थीटा टेन थीटा जानना, जो जानते हैं, ब्लॉक देख के तुरंत बोल देंगे स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, यदि म्यू उनको दिख रहा है तो इसका फायदा वहां मिलता है। इंक्लाइन प्लेन पे लोग एफबीटी बनाने में लगे रहते हैं और आप एंगल ऑफ रिपोज देख के बोल देते हैं नहीं स्लाइड करेगा ब्लॉक। आपको यदि ये पता है टर्म तो तुरंत बोल दोगे हाँ स्लाइड करेगा ब्लॉक। आप चेक करिए, यदि यहाँ कंडीशन क्या याद करिएगा जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, क्या कि इफ tan theta is less than mu s, block will not slide। पहला काम हो गया। और if tan theta is greater than mu s and or equals to mu s, then block will slide। आराम से देख लो, कब स्लाइड नहीं करेगा और कब करेगा ये बता देगा तुरंत। आप सोच के देखिए, एंगल ऑफ रिपोज कैसा एंगल हुआ जिसमें टेन थीटा किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। यदि टेन थीटा का वैल्यू म्यू से कम है तो क्या कहोगे कि टेन थीटा कम है मतलब इंक्लिनेशन कम है, टेन थीटा कम है मतलब थीटा कम है, मतलब इंक्लिनेशन कम है, ऐसे सोचो। और यदि म्यू बड़ा है टेन थीटा से, इसका मतलब फ्रिक्शन ताकतवर है, नहीं चलने देगा। टेन थीटा छोटा है म्यू बड़ा है तो मतलब फ्रिक्शन नहीं चलने देगा। और यदि म्यू छोटा पड़ गया टेन थीटा बड़ा हो गया, इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन उसे रोक नहीं पाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आप टेन थीटा देख के तुरंत ये बोल सकते हो। हाँ एक मिनट, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैंने ब्लॉक रखे और म्यू दिया है 0.8 और थीटा है 45 डिग्री, ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? तो सर आपको पिछला पेज हमें नहीं लिखने दिया, बाद में लिख लेना। 1045 का वैल्यू बताओ 1 और म्यू का वैल्यू देखो 0.8, कौन बड़ा है? tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, तो क्या कहोगे? ब्लॉक विल स्लाइड। आप यदि एंगल ऑफ रिपोज जानते हैं तो उसका एप्लीकेशन ये। हाँ बोलो ध्रुव। वो जस्ट अभी चलने की सोच रहा है वाला सिचुएशन, और बाउंड्री वाले कंडीशन पे बैठ के घंटों विचार करने की आवश्यकता फिजिक्स में एटलीस्ट नहीं है, वो कंफ्यूजिंग होता है। उस पे बैठ के यदि तुम टाइम पास कर भी लो 3 दिन, उससे किसी न्यूमेरिकल में कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। ठीक, वो बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री पे क्या होगा बिहेवियर, ये चांस की बात है। तो उसके लिए रोना नहीं है कि नहीं सर ये क्या हो गया। तुम कह नहीं सकते वो चल रहा है, तुम कह नहीं सकते वो रुका हुआ है, चलने वाला है, चलना शुरू कर दिया या जस्ट चलने वाला है। ऐसे सीन में क्या करोगे तुम? बाउंड कभी टूटेगा ना, जिस मोमेंट पे टूटेगा उस मोमेंट के लिए वो। अब या तो उसे चलते मान लो या रुका हुआ ही मान लो, तुम जो करना चाहो करो, एक्सेलरेशन 0 कहोगे। आप एंगल ऑफ रिपोज का क्या यूज करेंगे ये पता करने में, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं। और यदि मूव करेगा तो देखो तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे आप? नीचे कौन लाना चाहेगा? mg sin थीटा। रोकना कौन चाहेगा? f काइनेटिक। और
किससे डिवाइड कर दोगे? m से। ये किसके बराबर आ जाएगा? देखिएगा, एक्सलेशन आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सर कैसे पता चला? अरे यार, काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू एम जी कॉस थीटा होता है, म्यू एन होता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं। तो आप डिवाइड करो, खत्म करो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और यदि नहीं चल रहा होता तो एक्सलेशन 0 कह देते। हाँ बोलो, फिर से बोलो। जब तक कुछ नहीं कहा जाए सेम ले लेते हैं, जब तक कुछ नहीं कहा जाए सेम ले लेते हैं, और यदि कहा जाए तो अलग अलग जानते ही म्यू के एन लिखना। हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक बार पिछला पेज दिखा दीजिए सर। इसमें आपने एफ एस मैक्स को mg sin थीटा के बराबर क्यों लिखा है? ब्लॉक चलेगा कब, बाउंड कब टूटता है बताना? जब सर फ्रिक्शन मैक्सिमम तो फ्रिक्शन मैक्सिमम किसके बराबर हो? mg खींचे जाने वाले फोर्स के बराबर हो। खींचे जाने वाला फोर्स इतना लगाया हो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर पहुंच जाए तो चलना शुरू करेगा। यदि मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो एक्सेलरेटेड होगा ब्लॉक। अभी क्या पहुंचा है? अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है स्लाइडिंग, तो इसे बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। तो क्या कहोगे? जस्ट चलना शुरू करेगा, उस समय mg sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के। अच्छा मान लेते हैं ये सब बातें तो तुम्हारे वैसे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन पे 3 दिन बैठने के मूड में हो। कम से कम इतनी बात याद रह जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ नहीं करोगे तो। कि इफ म्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन, चित्र से समझ लो। when if mu s is greater than theta tan theta then क्या कहते थे? ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। और यदि लिख दें if mu s is less than tan theta ब्लॉक विल स्लाइड। और यदि mu s tan थीटा के बराबर हो जाए तो तुम भी आंखें बंद करके भोले बाबा की तरफ बैठ जाना कि इसके बारे में सर ने कहा था कि चल भी सकता है और नहीं भी चलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम ये कहलाता है बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन पे बैठ के जितना रोने का मन करे रो लेना, थोड़ी देर मन हल्का हो जाए। ये नहीं कि बैठ के हम सारा क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। वैसे मैं बाउंड्री कंडीशन यहाँ ऐसे यूज करता हूँ, म्यू एस इज लेस देन और इक्वल टू tan थीटा ब्लॉक विल स्लाइड। और फिर भी तुम लड़ोगे तो मैं कह दूंगा कि भाई म्यू एस tan थीटा हो जाए तो तुम क्वेश्चन छोड़ देना, मत बनाना, कहना ही मत कुछ कि मैं 12th में चला जाऊंगा तब सोचूंगा, ये भी कह के रुक सकते हो। तो बेकार में लफड़े में मत पड़ना। कम से कम क्वेश्चन बने उसके लिए ये जरूरी है कि तुम पहले ये सीखो कि tan थीटा म्यू से बड़ा होगा तो क्या करेगा और छोटा होगा तो क्या करेगा। बराबर हो गया तो तुम क्वेश्चन छोड़ देना, सीधी सी बात, तो टेंशन ही खत्म। मैं क्या लिख रहा हूं? तो मैं लिख रहा हूं यदि बराबर होगा तो ब्लॉक चल भी सकता है, ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइड। वही रिपीट किया है। एक एग्जांपल है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू जो होता है ना, वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है। वहां ब्लॉक का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए बैठ के रिसर्च करना बेवकूफी कहलाता है, ठीक ना? तो वो बेवकूफी अकेले तुम करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगा। वहां उससे या तो पहले सोचना सीखो या उसके बाद सोचना सीखो। वहां पर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर रहता है। चेंज करूं पेज? अब आप लोग यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन को बिना इक्वेशन लिखे सोचना सीखने वाले हो तो प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें, छपाई छोड़ दें। यहाँ पर देखिए ये 2 ब्लॉक रखे गए हैं, ए और बी।
म्यू ए है 0.8, म्यू बी है 0.9 और tan थीटा है 0.5। अब बताइए क्या होगा। ये tan थीटा नहीं, ये हाँ tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, ये गिवन है। अब ए और बी के बारे में बताइए क्या होगा, क्या दोनों चलेंगे या दोनों नहीं चलेंगे? तो दोनों चलेंगे। कौन ताकतवर है? म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा। ब्लॉक ए और बी विल नॉट मूव। यही तो सिखा रहा हूं भाई। म्यू जब ताकतवर है तो समझो ना बालक, फ्रिक्शन ताकतवर है, फ्रिक्शन ताकतवर है तो नहीं चलने देगा। नहीं सर, मैं तो एफबीटी बनाऊंगा और फिर गलत करूंगा क्वेश्चन, तो करो। चलेगा कब सर, वो भी आप ही बताओ। यदि थीटा 45 डिग्री मैं कर दूं तो दोनों चलेंगे। वेट कर लो, थोड़ा तेजी में नोट करो, क्योंकि यहां मैं 10 डायग्राम बनाने वाला हूं 5 मिनट में, और सारे डायग्राम ऐसे ही बनेंगे। तो थोड़ा तेजी में नोट करके एक एक लाइन लिखना है सबके नीचे। कर लिया सर। इसको याद रखने में परेशानी हो तो ऐसे सोचा करो, since mu is greater than tan theta, hence friction dominates, hence A और B will not move। ऐसे सेट करो दिमाग में कि mu is greater than tan theta, friction dominates, block A and B will not move। यहां चेक करिए नेक्स्ट, ये A ये B, म्यू A 0.8, म्यू B 0.9, थीटा है ऐसा 45 डिग्री। तो यहां दोनों ब्लॉक जो चलेंगे, ध्यान से सुनिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब ये बताओ कौन तेजी से चलना चाहेगा, ए या बी? ए क्यों तेजी से चलना चाहेगा? क्योंकि फ्रिक्शन उसका कमजोर है। सेंस तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे, सेंस tan theta is greater than mu A and mu B, hence both block will slide। अब एक पॉइंट और देखो, since mu A is less than mu B, hence acceleration of A will be greater than acceleration of B, hence normal reaction AB will be 0। क्यों? क्योंकि ये वाला तेजी से आगे भाग जाएगा, ए और बी कांटेक्ट में रहेंगे नहीं, कांटेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। और एक्सलेशन ए लिखना है तो लिखोगे आप जी साइन थीटा माइनस म्यू ए जी कॉस थीटा, और एक्सलेशन ऑफ बी लिखोगे आप जी साइन थीटा माइनस म्यू बी जी कॉस थीटा। एक्सलेशन आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम।
और ये दोनों के अलग अलग एक्सेलरेशन में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ए का फ्रिक्शन कम था तो वो तेजी से भाग गया, बी का फ्रिक्शन ज्यादा है वो धीरे धीरे पीछे पीछे आएगा, तो दोनों के एक्सेलरेशन अलग हो जाएंगे। तो आप बिना एफबीडी बनाए तुरंत ये बोल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन 0 पे। अच्छा, ए और बी क्या कांटेक्ट में रह पाएगा? नो सर। तो नॉर्मल क्यों होगा? नॉर्मल कब होगा? जब ए और बी कांटेक्ट में रहेंगे। ए तो भाग गया, किसके साथ कांटेक्ट? तो बी के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं, तब लिख दो नो कांटेक्ट, तो नॉर्मल कहेगा। ओके। सर मैं तो यही नहीं समझ पाया कि ब्लॉक स्लाइड क्यों करेगा, तो फिर तो रिलैक्स करो, अब अगला वाला भी नहीं समझ में आएगा। इंक्लाइनेशन tan थीटा tan 45 1 हो गया, जो कि म्यू ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। इसका मतलब इंक्लाइनेशन ज्यादा है, इसका मतलब इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज दोनों ही ब्लॉक के लिए जो होता है उससे ज्यादा है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक स्लाइड करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि म्यू जब छोटा हो गया मतलब फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया, ब्लॉक स्लाइड करेगा। सोचने का तरीका उस तरह से रखिए। मैं पेज चेंज करूं? यस सर। एग्जाम्पल देखो, यहां पर ए और बी, म्यू ए है 0.6 और म्यू बी है 0.2 और थीटा है 45 डिग्री। ये स्लाइड करेगा या नहीं? सर करेगा। अब ये स्लाइड करेगा तो कौन स्लाइड करेगा, ए या बी या दोनों? सर दोनों करेंगे, बी तेज करेगा। हाँ, अब बी तेज करना चाहेगा तो आप सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे? आपसे कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन बी एंड एन ए बी। तो पहले मुझे ये बताओ कि tan थीटा ग्रेटर देन दिख रहा है ना म्यू ए एंड म्यू बी, both block will slide since mu A is less than mu B. Hence, both block remains in contact. Mu A greater than mu B. Thanks. Hence, both block remains in contact. एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन B इक्वल्स टू A से दोनों के एक साथ उन्हें देखो कि वो कांटेक्ट में रहेंगे। अब नीचे कौन लाना चाहेगा? MA प्लस MB G साइन थीटा, और रोकना कौन चाहेगा? -FA माइनस FB। और किसको एक्सलेट कर रहा है कि ये इस सिस्टम को, MA प्लस MB को। तो ऊपर फ्रिक्शन क्या एक साथ लिखोगे या अलग अलग लिखना पड़ेगा? अलग अलग लिखना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि म्यू अलग अलग है, तो म्यू अलग अलग है तो म्यू ए के साथ लिखोगे एन ए, म्यू बी के साथ लिखोगे एन बी, तो तुम्हें फ्रिक्शन पता चल जाएगा। नीचे लाने वाले टोटल फोर्स कौन है? M1 प्लस M2 G साइन थीटा, उनमें से उन्हें घटा लो, टोटल मास से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर ये एक्सेलरेशन गलती से मान लो आ भी गया, मैंने मेहनत की और आ गया, तो नॉर्मल कहां से लाओगे आप? बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताओ कि यदि मैं अब ए को हम नया सिस्टम मान लें,
तो केवल ए के बारे में मैं सोचना चाहता हूं, तो ए को कौन ला रहा है नीचे? तो ए को तो एक तो उसका हो जाता है MAG sin थीटा, और यहाँ कांटेक्ट पर जो बी है, बी भी तो पुश करता होगा, तो बी पुश करेगा तो NABA एक हो गया, और रोकने के लिए ये फ्रिक्शन FA ऊपर, और नीचे ले जाने के लिए नीचे वाला एक्सलेशन ए आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो। अब FBD बना दो तो NAB आ जाएगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, लेकिन पूछा जाता है कभी कभी। NAB कैसे पता चलेगा? तो वो ए और बी के बीच वाला फोर्स है ना, तो आप ए और बी को जब तक सिस्टम मानोगे तब तक नहीं पता चलेगा। आप या तो ए का अलग FBD बनाओ या बी का अलग बनाओ, और फिर उसका इक्वेशन लिख दो तो आ जाएगा NAB। या तो ए ब्लॉक का अलग FBD बना करके NAB आप फाइंड कर सकते हैं, या बी ब्लॉक का अलग FBD बना के NAB फाइंड कर सकते हैं। बी पे वो NAB किधर लगता देखोगे? ऊपर की तरफ। ऊपर क्यों लगेगा सर? क्योंकि ए उसको आगे आने से रोक रहा है, मत आओ, तो धकेल रहा है पीछे की तरफ। ठीक से बोलो। सिस्टम यही है, यदि सिस्टम के भीतर आप कोई देखना चाहते हैं फोर्स, तो आप सिस्टम के दो टुकड़े करो, जहां फोर्स देखना चाहते हैं वहां से, और अलग अलग FBD बना लो, या तो नीचे वाले का या तो ऊपर वाले का, कोई भी एक का, किसी भी एक का। अच्छा, अगले एग्जांपल में आप बताना फिर से, क्या मैं पेज चेंज करूं? सर एक बार नॉर्मल निकाल के बता दीजिए। फिर से बोलो। सर एक बार नॉर्मल कैलकुलेट कर दीजिए। नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूं, NAB प्लस MAG sin थीटा माइनस FA इक्वल्स टू MA इंटू A। ये हो गया, ये इस इक्वेशन से रिजल्ट आ जाएगा NAB का। HC वर्मा में क्वेश्चन है, गलत करोगे तो अपने आप सीख जाओगे, वहां उसके आंसर भी दिए हुए हैं पिछले पेज पे, वहां से मैच करके देख लेना। और HC वर्मा में ध्यान रखना, जी का वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है तो 9.8 यूज करके आंसर लाया गया है, तो मजे से कैलकुलेशन करना आराम से। हाँ, इसमें अगर दो ब्लॉक्स का जो सिस्टम है उसमें अगर ये सिर्फ न्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ब्लॉक पहले भाग जाएगा कि नहीं। अगर पीछे वाले का वेट मास बहुत ज्यादा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको न्यू कम है, जगह पे धीरे धीरे। अभी यहाँ पर दोनों के दोनों चलने वाले मूड में खुद ही है या नहीं, तो उसमें किसी का वेट कुछ भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे या ज्यादा में मास का रोल नहीं प्ले कर रहा है ना, क्योंकि वहां तो हम लोग किससे डिसाइड कर रहे हैं? एक्सलेशन। एक्सलेशन याद करो, ए का लिखते थे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, बी का लिखते थे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, उसमें तो एम तो कहीं रोल ही नहीं प्ले कर रहा। तो एक्सलेशन जब बी का ज्यादा लग रहा है, होना चाहिए, लेकिन सामने रोकने के लिए ए खड़ा है, तो एक को ओवरटेक करके तो नहीं जा सकता ना, एक के पीछे है दूसरा, तो साथ में ही जाना इनकी मजबूरी है। मास का रोल कहां काम करेगा वो अलग तरह का एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या मैं पेज चेंज करूं? यहां देखो ए, और आप भी इक्वेशन लिख के छोड़ दो, सॉल्व घर में करना छुट्टी के दिन जब कोई काम ना हो। यहां म्यू ए और म्यू बी 0.9 और 0.2 है, ध्यान देना, यहां 0.9 और 0.2 है, और थीटा है 30 डिग्री। आपसे कहा गया फाइंड एक्सलेशन ए, एक्सलेशन बी एंड NAB। तो अब क्या होने वाला है? 30 डिग्री का वैल्यू तो न्यूमेरिक में देखना थोड़ा टफ काम है। 37 डिग्री का वैल्यू जानते हैं आप लोग क्या? 37 डिग्री 4/5 2.75
1037 3/5 0.75। अब मुझे बताओ कौन नहीं चलना चाहेगा और कौन चलना चाहे? सर बी नहीं चलना चाहिए। सर UA नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। A will not in mood to slide। ये मूड में नहीं है चलने के। We will try to slide। ट्राई क्यों? क्योंकि एक के मूड पे अब डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक को चलने का मन नहीं है क्योंकि उसका फ्रिक्शन ज्यादा है, और बी को चलने का मन है क्योंकि बी का फ्रिक्शन कम है। अब ये चलेगा या नहीं चलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये यहाँ अब मास का रोल प्ले होगा। यदि बी का मास बहुत ज्यादा है और ए नहीं चलना चाहता है तो बी उसको धकेल के ले जाएगा, भाई चल तुम्हें भी घुमा के लाता हूं। और पता चला ए बहुत भारी है तो बी वाला कहेगा ठीक है भाई मैं भी नहीं चलता, मैं भी यही हूं, टेंशन ना लो, मैं नहीं, ठीक है। मीन्स ये डिपेंड कर जाएगा मास पे। लेकिन ये चलेगा तो भी साथ ही चलेगा, और या नहीं चलेगा तो साथ में बैठा रहेगा, और बैठा भी ऐसे वैसे नहीं रहेगा। बी ए को धकेलते हुए बैठा रहेगा, कंटिन्यूअस धकेल रहा होगा। सोच के देखो क्यों? क्योंकि बी का तो मन है चले, ए को धकेलेगा, और ए का फ्रिक्शन यदि बहुत ज्यादा है तो उस धकेलने के प्रभाव को भी वो अनसुना कर देगा और बैठा रहेगा। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे चलेगा या नहीं चलेगा? तो इतने से तो डिसाइड होगा नहीं, इतना तय हो गया जो भी होगा ये साथ में या तो चलेंगे या जीरो होगा, साथ में चलेंगे या एक्सेलरेशन जीरो होगा, जो भी होगा। और ये डिसाइड कैसे करेंगे? ये चेक करेंगे if MA G sin theta plus MB G sin theta is greater than FA plus FB, then block will slide. Blocks slide together, otherwise not। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? स्लाइड कब करेगा? जब ऊपर लगने वाले जो दोनों फ्रिक्शन आ रहे हैं FB और FA, उनका जो वैल्यू हो मैक्सिमम, उसका सम छोटा पड़ जाए mg sin थीटा प्लस m2g sin थीटा से, m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा से। मतलब नीचे ले जाने वाला ताकतवर तो स्लाइड करेगा, नहीं ताकतवर हो तो नहीं स्लाइड करेगा। तो वो इसीलिए ने ये इक्वेशन लिखा है। ये इक्वेशन देख बताएगा आपको कि चलेगा या नहीं चलेगा। यहां आप अकेले डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक वैल्यू नहीं पता करेंगे। वैल्यू पता करने के लिए इक्वेशन है। सर मैं तो FA FB नहीं समझ पा रहा हूं क्या लिखूं, तो मैं वो उसको भी क्लियर करता हूं। MA प्लस MB नीचे आ रहा है G sin थीटा, शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? म्यू A MA G cos थीटा प्लस म्यू B MB G cos थीटा से। यदि ऐसा है देन ब्लॉक विल स्लाइड, ब्लॉक्स स्लाइड टुगेदर। तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा साथ में, अदरवाइज नॉट। तो आपको क्वेश्चन एससी वर्मा बनाइएगा, वहां दिख जाएगा, अपने बुकलेट में दिख जाएगा, इन जनरल हर एक जगह दिखता है। और टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आजकल एग्जाम में 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो वैसा डाटा देगा कि आंसर देख के बोल दो, वैसा डाटा देगा जिसमें आंसर देख के आप बोल सकते हैं। क्या पेज चेंज करूं? ये सर 1 मिनट। सर अगर बराबर हुआ तो बाउंड्री कंडीशन है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, आप टेंशन ना लें। बराबर हुआ तो क्वेश्चन छोड़ दें।
आपका मन कहे कि चलाना है तो चला दो, आपका मन कहे रोक के रखना है तो रोक के रख लो, वो बाउंड्री कंडीशन है, मन मर्जी है ब्लॉक की। कंफ्यूजिंग होता है बाउंड्री कंडीशन। इसीलिए जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो आपके जो वैल्यूज आएंगे, यदि ढंग की किताबों का आप बनाओगे तो या तो बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बाउंड्री आएगा ही नहीं। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। फोर्स F इक्वल्स टू टी, ध्यान दीजिएगा, या F इक्वल्स टू 2t। ये है 8 kg का ब्लॉक, म्यू एस दिया गया है 0.5 और म्यू के दिया गया है 0.3। आप सर ऐसे कैसे आपने दो अलग अलग दे दिए, म्यू के अलग कैसे कर दिया? तो याद करो मैंने क्या कहा था कि कोई बड़ा सा बॉक्स है, 2 आदमी धकेलने आते हैं नहीं चलता, 3 आदमी आते हैं, 4 आदमी आते हैं और 6 आते हैं, चलने लगता है। और जब एक बार चलने लगता है, स्लाइड करने लगता है बॉक्स, तो एक आदमी हट भी जाएगा तो स्लाइड करता रहता है। इसका मतलब म्यू के का वैल्यू कुछ कम भी रहता है इन जनरल। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन जनरल ऐसे 2 वैल्यूज कुछ दिए जाते हैं, लेकिन कब जब नहीं दिए जाएंगे तो जो म्यू दिया गया है, यदि आपको लग रहा है चल रहा है ब्लॉक तो मान लेना वो म्यू के है, यदि लग रहा है ब्लॉक नहीं चल रहा तो मान लेना वो म्यू एस है। मतलब उसी म्यू को आप यूज कर लो दोनों तरह से। अभी फिलहाल दोनों दिए गए हैं आपको। बताइए ब्लॉक कब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा? फाइंड द टाइम t when the block starts sliding। इसके बाद also draw friction time graph for the block। टाइम के साथ फ्रिक्शन कैसे वेरी करेगा ब्लॉक पे, ये भी आपको बताना है। सॉल्व करिए। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ब्लॉक पे फोर्स देखो तो कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 इंटू 2 न्यूटन। और मुझे बताओ यहां फ्रिक्शन कितना आया होगा? तो जो Fs मैक्स है, बाउंड की ताकत, किनारे जो नहीं दिख रहा वो लिखा हुआ है ड्रॉ फ्रिक्शन टाइम ग्राफ फॉर द ब्लॉक। ड्रॉ फ्रिक्शन टाइम ग्राफ फॉर द ब्लॉक, नीचे जो लिखा है क्वेश्चन में ड्रॉ फ्रिक्शन टाइम ग्राफ। अच्छा ये ब्लॉक चलना कल शुरू करेगा तो पहले उसको एक बार देख लें। Fs मैक्स होगा म्यू एस एम जी, 0.5 इंटू 10 इंटू 8, ये कितना हो गया 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। तो ये जो Fs मैक्स है, इस Fs मैक्स को मैं क्या कहता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब इससे कम फोर्स यदि लगेगा तो ब्लॉक नहीं चलेगा। अच्छा ध्यान से देखना, तो ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग कब? ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, ये ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग वाला कहानी देखना चाहते हैं तो एक काम करो ना, ऊपर वाला मैंने T1 जो लिखा है ना, T रहने देते हैं आप, एक सेकेंड, ऊपर में ये 2T है और पीछे जो है लग रहा है Fs। तो हमने देखा ब्लॉक कब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, तो ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा जब Fs मैक्स जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, वो किस तक पहुंच जाए, वो 2T तक पहुंच जाए। तो ये 40 किसके बराबर हो जाए, 40 2T के बराबर हो जाए, तो T कितना हो जाए 20 सेकेंड। और जब बात उससे आगे आएगी, when T is greater than 20 सेकेंड,
तो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के एम जी के बराबर, और म्यू के एम जी कितना हो जाएगा 24 न्यूटन के बराबर। म्यू के कितना हो जाएगा, म्यू के एम जी 24 न्यूटन के बराबर। क्यों? क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है 20 सेकंड से आगे, और 20 सेकंड से पहले क्या होगा, 20 सेकंड से पहले ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। 20 सेकंड से पहले जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कैपिटल एफ बढ़ेगा, खींचने वाला फोर्स बढ़ेगा, और वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा, मैक्सिमम एफएस मैक्स 40 तक। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ एक सेकेंड देख लीजिए, फिर मैं पिछला पेज और एक बार दिखा दूंगा। देखो यहां फ्रिक्शन है और यहां पर टाइम है, तो टाइम के साथ साथ ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा फ्रिक्शन, ये एफ एस मैक्स तक जाएगा जो है 40 न्यूटन। और इसके बाद यहां कौन सा टाइम हो गया होगा, याद करिए 20 सेकेंड। और उसके बाद फ्रिक्शन बदलेगा या उसके बाद काइनेटिक वाला फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक आ जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो एफ के आ जाएगा। एफ के कितना हो गया है 24 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का ऐसा सिचुएशन होता है कि बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप खींचने वाला फोर्स बढ़ाते जाते हैं एक लिमिट तक पहुंचता है। बाउंड जो जितना ताकतवर है, मतलब म्यू एस एम जी या म्यू एस एन के बराबर तक, और उसके बाद अचानक से बाउंड टूटेगा, फ्रिक्शन अचानक से कम हो जाएगा, फिर कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक कि रिलेटिव मोशन हो रहा है। यदि मोशन बंद हुआ तो फिर से स्टैटिक एक्टिव हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का नेचर इस ग्राफ से देखो, पहले ग्राफ बना लो, फिर पिछला पेज एक बार और मैं बता देता हूं। जब हम यहाँ पीछे चल रहे हैं तो ये पीछे वाला ग्राफ जो है ये यहां से यहां तक ये एफ एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एस इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 2t। ये कब, जब t लेस देन और इक्वल्स टू 20 सेकेंड। और जब आप आगे आते हैं तो ये ग्राफ जो है ये ग्राफ हो जाता है एफ के इक्वल्स टू 24 न्यूटन, और ये टाइम से डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है। कब, जब t ग्रेटर देन 20 सेकेंड है। सर हाँ बताइए। सर ये वाला पार्ट एक बार फिर से बता दो। ये वाला पार्ट, ये फिर से मैंने क्या कहा, ये बाउंड्री कंडीशन है, अचानक से कम हुआ। सोचो ना, आप प्रैक्टिकली क्यों नहीं फील करते, एक बड़ा सा संदूक है, बड़ा सा बॉक्स है जो आपके हाइट से डबल हाइट का है, वो बड़ा सा वो जो शिपयार्ड में कंटेनर रखा रहता है वैसा एक कंटेनर है, और 25 लोग लाके धक्का दे रहे हैं, वो चल ही नहीं रहा। 30 लोग आ गए धक्का देने, चलने लगा, और एक बार जब स्लाइड करने लगा तो एक दो लोग हाथ हटा भी लेंगे तो स्लाइड करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या कह रहा है आपको, सर करता रहेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू अचानक से क्या हो गया, कम। और कम होने के बाद भी क्यों कम हो गया, क्योंकि वहां फ्रिक्शन अब क्या है, काइनेटिक है। तो यहां अचानक से ट्रांजिशन हुआ है, जब ये चलने लगा तो फ्रिक्शन अचानक से कम हो गया। उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कहानी आपको पकाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी कई बच्चों की जिज्ञासा थी कि सर जब म्यू एस 10 थीटा होगा उसी मोमेंट पे कहानी सुनाते रहो ना, उससे पहले का मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना मैं बाद का बनाऊंगा। तो मैं कहूंगा फिर छोड़ दो फ्रिक्शन। तो आपको मैं फिर कह रहा हूं, बाउंड्री कंडीशन हो गया ना 20 सेकेंड, जब ये स्टार्ट करेगा चलना तो स्टार्ट करने के तुरंत बाद की घटना क्या हो जाएगी, स्टार्ट होने के जस्ट पहले स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्लाइडिंग स्टार्ट होने के जस्ट बाद काइनेटिक फ्रिक्शन है। वो जस्ट कितने टाइम का होगा, 3-4 घंटे का, या सेकेंड 100, 1 सेकेंड के 100वें हिस्से के बराबर, 1 सेकेंड के 100वें या 200वें हिस्से, उसमें अचानक बदलाव हुआ है, उसे आप इसीलिए 20 पे ही देख रहे हो। ये दोनों घटनाएं 20 सेकेंड पे ही आप देख रहे हो एक बार एफ एस मैक्स, और तुरंत देख रहे हो कि वो एफ के हो गया। 20 सेकेंड पे ये ट्रांजिशन कोई 2 घंटे का थोड़े ना था, ट्रांजिशन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो गया, स्टैटिक से काइनेटिक। अभी नहीं समझ में आया, बोलो। आ गया सर।
ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है ग्राफ फ्रिक्शन का 20 सेकंड से पहले? क्योंकि बाउंड कब टूटेगा आपको पता है। 1 सेकंड पे देख रहे हो 2 न्यूटन का फोर्स, 2 सेकंड पे देख रहे हो 4 न्यूटन का फोर्स, 3 सेकंड पे देख रहे हो 6 न्यूटन का फोर्स, और आप इन सारे केसेस में फ्रिक्शन कितना देखोगे? T1 सेकेंड, T2 सेकेंड, T3 सेकेंड। तो फ्रिक्शन तो जो है वो पीछे आप वो उसी के बराबर लगाओगे ना, रेस्ट पे तो देख ही रहे हो। तो Fs का वैल्यू बदल रहा है, हो कितने के बराबर रहा है? पहले Fs 2 न्यूटन, उसके बाद Fs 4 न्यूटन, उसके बाद Fs डबल एस 6 न्यूटन, बदलता जा रहा है। कब तक बढ़ेगा? 20 तक। 20 सेकेंड के बाद फिर अचानक से काइनेटिक बन जाएगा फ्रिक्शन, और तब टाइम का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन पर ब्लॉक के स्पीड कितने देर तक क्या रहा, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो फिक्स वैल्यू होता है म्यू के एम। पिछला वाला पेज जिनको छूट गया लिखना वो अब नोट कर लो एक बार फिर से, कि ब्लॉक कब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा? तो बाउंड के स्ट्रेंथ के बराबर जब खींचने वाला फोर्स हो जाए। बाउंड के स्ट्रेंथ जो म्यू एस एन है, वो जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में रहते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट सरफेस के साथ, वहां जो बाउंडिंग बनी है उसकी ताकत है, कितने पे वो टूटेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन टाइम पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? भाई काइनेटिक फ्रिक्शन में एक बार 2 बार नहीं, ये आप सीख रहे हैं एक नया आइडिया, या पहले से आपके दिमाग में है? तो जब नया आइडिया है तो उसमें आपको उसके बारे में बताया गया है, जो बताया गया उसे ना दिमाग में जगह दोगे। क्या बताया गया है? कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के एन लिखते हैं आप, और स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने कहा था कि वो जादूगर है, उसका वैल्यू म्यू एस एन। मत लिखना, मत लिखना, मत लिखना। और आप कहोगे कि नहीं सर मैं तो आपकी बात मानूंगा ही नहीं। अरे तो बेवकूफी हो जाएगा, गलतियां करते रहोगे। एफ काइनेटिक जादूगर नहीं है, उसका वैल्यू है म्यू के एन। और आप कहोगे कि सर क्यों है ये वैल्यू? तो भाई छोड़ दो, मत है ये वैल्यू। किताब उठाओ 200 दिन पढ़ो, फिर कहना कि सर हाँ मुझे भी पता चल गया, सारी किताब यही लिख रहा है कि जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। नॉर्मल है, यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा देख रहे हैं एमजी के बराबर, तो आप कहेंगे कि सर ये नॉर्मल एमजी है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो टाइम से क्या मतलब? सरफेस बदल जाएगा टाइम बीतने से? यदि सरफेस नहीं बदला तो म्यू के भी नहीं बदला, एन भी नहीं बदला, तो म्यू के एन टाइम के साथ फिक्स है। सर फिर स्टैटिक क्यों टाइम के साथ बदल गया? वाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे बेवकूफ, जब तक बाउंड नहीं टूटेगा तब तक जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तुम खींचने वाली फोर्स बढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन के शुरू में ही तुमने बता दिया है। तो फोर्स बढ़ने के साथ साथ खींचने वाले फोर्स बढ़ने के साथ साथ जब तक टूट नहीं जाता बाउंड तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जादूगर है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। वो 0 से म्यू एन तक वेरी करता है अपना वैल्यू, तो जितना खींचने वाला रहेगा उतना ही फ्रिक्शन आएगा, तो वो बढ़ता गया 40-20 सेकेंड तक। क्या अभी नहीं समझ में आया? 0 से 20 सेकेंड तक फ्रिक्शन स्टैटिक क्यों बढ़ रहा है और काइनेटिक क्यों नहीं बदल रहा? अरे आया या थोड़ा बहुत, या नहीं आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, एक ही दिन में सब समझ जाए जरूरी थोड़े ना होता है, आराम से समझेंगे, घबराना नहीं है, गलतियां करेंगे समझेंगे। यहां चेक करो, ये है 6 kg का ब्लॉक और इस पे फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, और यहाँ पर ये है 37 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से। आपको बताना है कि म्यू का वैल्यू है 0.3। ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं ये बताना है आपको बताना है फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 6 kg ब्लॉक, फाइंड वैल्यू एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन
6 kg ब्लॉक। 6 kg ब्लॉक पे लगने वाले फ्रिक्शन के बारे में भी बताइए, कितना होगा वैल्यू? और गलत हो गया, अब सोचो। तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम करिए, आप एफबीडी एफबीडी खेलिए। एक देखिए एफ साइन 37, एक देखिए एफ कॉस 37, एफ भूल जाइए, एन देखिए, एमजी देखिए और एफ देखिए। अब आपको पता चल गया कि ये जो है आप देख रहे हैं FY0, क्योंकि आसमान में ना तो ऊपर जाने का कोई टेंडेंसी है और ना ही, तो आप क्या लिख देंगे, T sin 37 प्लस एन, ये F sin 37 प्लस एन इक्वल्स टू किसके बराबर? mg के बराबर। F इंटू F का वैल्यू दिया गया है, F का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 20 sin 37 आप खुद जानते हैं, और ये हो गया 60। ये 12 प्लस n इक्वल्स टू 60, n का वैल्यू हो गया 48। अब बॉन्ड की ताकत देखिए, ब्लॉक मूव करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? एफएस मैक्स को कहते हैं। ये मैं कहता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ, किताब नहीं कहता, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है किताबों से। एम ये हम लिखते हैं म्यू एस एन, म्यू ने एस म्यू के नहीं दिया है, तो जो म्यू दिया है वही लिखो। 0.3 इंटू एन, 0.3 इंटू 48 कितना हो गया? 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन। अब पुलिंग फोर्स जो है, पुलिंग फोर्स कौन सा है जो खींच के ले जाना चाहता है? F cos 37, 20 इंटू 4/5, ये हो गया 16 न्यूटन। अब बताओ तो कौन ताकतवर हो गया? अरे पुल करने वाला फोर्स ताकतवर है या बाउंड का स्ट्रेंथ ज्यादा ताकतवर है? पुल करने वाला है 16 न्यूटन और बाउंड का स्ट्रेंथ हो गया 14.4 न्यूटन। तो हम क्या कहेंगे कि पुल किया जाने वाला ताकत ज्यादा है। सिंस ये F sin 30 is greater than Fs max, block will move। अब क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू एफ के इक्वल्स टू म्यू एन हो जाएगा, और म्यू एन वही हो जाएगा 0.3 इंटू 48 जो कि है 14.4 न्यूटन। आपको फ्रिक्शन पता चल गया और उसका नेचर भी पता चल गया कि काइनेटिक होगा। आराम से देखिए, टाइम लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो आपको कोशिश केवल यही करना है, एचसी वर्मा उठाएंगे, क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बन गया तो समझ में आना शुरू हुआ, नहीं बना तो आप मुझसे पूछेंगे, और क्या कर सकते हैं। हाँ बोलिए। तो नेचर कैसे पता चली, एक बार फिर से बता दो। अच्छा, तुमने क्या देखा? ब्लॉक रुका है या चल रहा है? सर चलेगा। तो चलते वक्त कौन सा फ्रिक्शन होता है बालक? काइनेटिक। इसीलिए तो नेचर पता चल गया, जैसे तुमने बोला मुझे पता चल गया। ठीक है, यदि नहीं चलता तो नेचर कैसा होता? स्टैटिक। और यदि स्टैटिक होता तो एफ किसके बराबर लिख देते? खींचने वाला एक्स के डायरेक्शन में जो फोर्स होता उसके बराबर लिख देते। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अब तुम बोलो। फ्रिक्शन के नॉर्मल लिख रहे हैं, मतलब एन तो कैलकुलेट किया ना, देखो तो एन कैसे कैलकुलेट हुआ है। आपने एक ऊपर वाली डायरेक्शन में था इसीलिए तो एन के साथ ले रहे हो। एन इक्वल्स टू एफ साइन 37 इक्वल्स टू mg। ऊपर दो फोर्स है, एन है और एफ साइन 37 है, और नीचे कौन है? mg।
और ये ना तो ऊपर गया ना जमीन तोड़ के भीतर गया, तो दोनों जो ऊपर और नीचे लग रहा है फोर्स वो बराबर होंगे। अब नॉर्मल आ गया वैल्यू। तो ये याद रखो कि नॉर्मल का वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वैल्यू हमें मिल सकता है। जैसे एग्जांपल में बताया था, लिफ्ट में था, नॉर्मल बदल रहा था या नहीं अपीयरेंट वेट निकालते वक्त। तो नॉर्मल यदि बदल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल एक्टिंग होगा वही ना म्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप फ्रिक्शन के लिए। तो इसीलिए नॉर्मल को आप इक्वेशन लिख करके पता करेंगे। तो मैं क्या ये उम्मीद करूं कि थोड़ा कुछ और इम्प्रूव किया फ्रिक्शन के सोचने का ढंग। यस सर। आप लोग एच.सी. वर्मा के किताब होंगे आपके पास, यदि नहीं है तो कहिएगा मुझे व्हाट्सएप करके, मैं आपके उसको फोटो खींच के भेज दूंगा। आप किताब खरीद लें, पुरानी भी चलेगी, आज से 20 साल पुरानी भी मिल जाए सस्ती, 2-4 पेज कोई चूहे भी खा लिए हो तब भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन कम बनाने पड़ेंगे, फायदा ही है। तो सबसे पुरानी किताब खरीद लो, कम दाम में मिलेगा, कम पन्ने रहेंगे, अच्छा रहेगा, और उनको बनाओ। और क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के लिए मैं नहीं कहता हूँ किताब, थ्योरी तो मुझसे तुम पूछो जो पूछना है, लेकिन क्वेश्चन बनाते के लिए कोई तो रखोगे रेफरेंस बुक। तो एच.सी. वर्मा के हर एक क्वेश्चन बनाने हैं आपको, उसके अलावा अपना विज्ञान वाला बुकलेट बनाना है। तब टाइम मिले तो आशीष अरोरा की किताब ले लो, सिंगेज लर्निंग की किताब ले लो, यूनिवर्सल सेल्फ एक्सप्लोरर ले लो, कोई भी किताब दुकान से ले लो, जो मर्जी। अच्छे किताब लेना चाहते हो तो इरोडोव ले लो, क्रोटोव ले लो, ऐसे बहुत से किताब मिल जाते हैं। रेस्निक हेलिडे उठा लो। थ्योरी पढ़ना है तो फिर रेस्निक हेलिडे है, थ्योरी पढ़ना है तो उसके लिए सर्वेजेविट है। तो बहुत सी किताबें हैं, लेकिन आप खो जाओगे, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। तो एच.सी. वर्मा के सारे न्यूमेरिकल बना लो और मुझसे पूछ लो सर, और बोर्ड के लिए, तो बोर्ड के लिए 10 साल का पेपर ले लो, उसे याद कर लो हनुमान चालीसा की तरह, बस उतना ही करना होता है। और बोर्ड 12th में होगा तो अभी तो टेंशन ही नहीं है, अभी तो रिलैक्स करो। सर अभी स्कूल में जो गुरुजी लिखवाते हैं वो हनुमान चालीसा की तरह सेमी कॉलम फुल स्टॉप कॉमा के साथ याद रखो। और यहाँ न्यूमेरिकल एच.सी. वर्मा के सारे क्वेश्चन जरूर बनाने हैं आप। एनसीईआरटी टाइम मिले तो उसे भी बनाओ, उनमें भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। और आप की कंसेप्ट एक ही पेज का रहता है मेरे हर एक लेक्चर में, उसी पे भरोसा करो और सारे क्वेश्चन में उसे अप्लाई करो। क्या आप लोग कल एक्स्ट्रा कुछ टाइम पास खेलने 7 से 8 मिलेंगे इवनिंग? मिल सकते हैं? तो शाम में 7 से 8 कल मेरी कोई क्लास ओके सर। रुक जाओ यार एक बार, कौन सा दिन है कल? फ्राइडे है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार चेक कर लूं कल का शेड्यूल, नहीं तो शाम में कुछ देर हम लोग बैठ के और प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एच.सी. वर्मा से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं क्लास में बनवा दूंगा 10-20 और, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर हो जाए। फ्राइडे को हाँ 7 से 8 हम लोग मिल सकते हैं, मेरी क्लास 5:30 से ही है, तो 5:30 से 6:30 में मैं 6:45 तक फ्री हो जाऊंगा। 7 से 8 7 to 8 कल ऐसे ही क्वेश्चंस आप एच.सी. वर्मा के मुझसे एनएलएम के और फ्रिक्शन के पूछ सकते हैं। आप घर जाके कम से कम सॉल्व एग्जांपल देख लेना, क्वेश्चंस देखे, लगता है बन जाएगा तो छोड़ देना, लगता है नहीं बनता है घेर लेना, सर से यही पूछूंगा, तो इतना तो कर ही सकते हो। 15 मिनट लगेंगे घेरने में, ये भी सर बनाएंगे, ये भी सर बनाएंगे, ये भी सर बनाएंगे, तो घेर देना। आप कल मिलते हो 7 से 8 7 to 8। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। ऑनलाइन रहेगा ही क्लास, कल वाला इवनिंग का केवल ऑनलाइन 7 से 8।